नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हम लोग के पास यहाँ पे एक कॉइल है और इस कॉइल के चलते जो भाई इंडक्टेंस देखने को मिल रहा है ये है 0.02 मिली हेनरी और इस कॉइल के अंदर अभी करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर का। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द करंट इज रिवर्स्ड, रिवर्स का मतलब क्या, पहले अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था भाई इस डायरेक्शन में, तो अब करंट क्या हो गया, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट यानी 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो गया। तो भाई ये 1 एम्पियर लिख रहे थे तो इस साइड में यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ना -1 एम्पियर। ओके, तो अभी करंट मेरा रिवर्स हो गया। कितने समय में भाई, करंट को रिवर्स होने में कितना समय लगा, 0.02 सेकेंड। आगे बोलता है EMF इन द कॉइल विल बी, जो EMF इंड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर वो आपको बताना है भाई। तो सबसे पहले समझिए कि भाई करंट रिवर्स होने से कॉइल के अंदर EMF कहां से इंड्यूस्ड हो जाएगा, फिर कैसे इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम लोगों ने फैराडे लॉ पढ़ा है और फैराडे लॉ का 2 स्टेटमेंट है भाई। पहला स्टेटमेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ एंड साउथ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में भाई अगर हम लोग एक कॉइल को रख दें तो इस कॉइल को अगर मैं घुमाऊं है ना क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा। सही बात है। या फिर आप यहां पे क्या कीजिए, कॉइल को आप स्टेशनरी रहने दीजिए, कॉइल को इस बार छूना नहीं है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मैग्नेटिक फील्ड को ही एक तरीके से घुमा दे रहे हैं भाई। मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ करके आप क्या कीजिए, घुमा दीजिए। तो भाई इस केस में भी क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। ठीक है, तो दोनों मेथड भाई सेम है कि भाई कहीं पे भी फ्लक्स चेंज होगा वहां पे आपका EMF इंड्यूस्ड होगा। तो अभी देखिए हम लोग के पास यहाँ पे कॉइल है और इस कॉइल के चलते इंडक्टेंस आएगा, क्योंकि भाई जैसे ही हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे ना तो ये चेंज इन करंट इसको पसंद नहीं होता, तो पसंद नहीं होता इसको अपोज करेगा। अपोज तो इंडक्टेंस ही तो बताता है भाई, इंडक्टेंस ही डिफाइन करेगा भाई करंट को कितना ही अपोज करेगा, पूरा अपोज करेगा या फिर ये 50% अपोज करेगा, फिर 80% अपोज करेगा। तो यहाँ पे इंडक्टेंस आपका दिया हुआ है 0.02 मिली हेनरी और इसके अंदर जो करंट फ्लो रहा है ये अभी आपका 1 एम्प। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई कि अब जो करंट है मेरा, पहले ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो अब करंट क्या है, जस्ट अपोजिट है, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग गया, यानी -1 एम्पियर हम लोग लिख सकते हैं। और कितना समय लग रहा है इसको, 0.02 सेकंड का समय लग रहा है। तो EMF इंड्यूस्ड कितना होगा, तो EMF कैसे इंड्यूस्ड होगा भाई इसके अंदर, ये पहले समझिए भाई। समझिए पहले करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था 1 एम्पियर, ठीक है, तो भाई इस करंट के चलते कुछ ना कुछ फ्लक्स बन रहा होगा इस कॉइल के अंदर, समझ रहे बात को। और वो फ्लक्स, अब देखिए एक चीज हम लोग को यहाँ पे पता नहीं भाई कि ये करंट AC है या फिर DC है। अभी समझिए मान लेते हैं DC है, ठीक है, लेकिन भाई जैसे ही करंट मेरा रिवर्स होगा तो करंट रिवर्स होने के कारण क्या होगा, करंट रिवर्स होने के कारण क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी रिवर्स हो जाएगा ना, फिर मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंजिंग होगा ना भाई। और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे चेंज होगा तो हम लोग का EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा कॉइल के अंदर। इतना तो समझ में आ रहा है ना कैसे EMF इंड्यूस्ड होगा। तो जो EMF इंड्यूस्ड होता है इसके अंदर, इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, E = L/di/dt। सही बात है। L मेरा दिया हो भाई कितना है, 0.02 मिली की जगह 10⁻³ कर दे रहा हूं, ठीक है। करंट, अब यहां पे जो करंट लिखेंगे चेंज इन करंट लिखेंगे भाई, करंट में कितना बदलाव हुआ, तो पहले 1 एम्पियर था, यहां पे लिखता हूं चेंज इन करंट। तो भाई पहले मेरा क्या था, 1 एम्पियर था। अब क्योंकि चेंज जब भी निकालना होता तो डिफरेंस लेना पड़ता है भाई, तो पहले 1 एम्पियर था, अब क्या हो गया, -1 एम्पियर हो गया। तो ओवरऑल चेंज इन करंट कितना आएगा, 1 - 1 + 1 यानी 2 एम्पियर का यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है भाई। ओके, तो यहाँ पे I की जगह, क्योंकि L/di/dt है ना, तो I की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 2 एम्पियर लिख देता हूँ। और टाइम कितना है मेरा, 0.02 सेकेंड। तो भाई यहाँ से देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, 2 × 10⁻³ और -3 का है ना, मतलब क्या भाई, नीचे ले आते हैं इसको, 2/1000 और 2/1000 कहने मतलब क्या, आपका भाई 3 डिजिट के बाद 0 लगेगा, यानी 0.002 वोल्ट। इतना वोल्ट जो है आपका EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा भाई। ओके, तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ए आंसर हो जाएगा, ए आंसर होगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक और करते हैं इजी क्वेश्चन, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई एक सर्किट है जिसका पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.8 और यहाँ पे एक्टिव पावर दिया हुआ है कि ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, 20 वाट। आगे बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर कितना ये ले रहा होगा ये आपको बताना भाई। सीधी सी बात है, 0.8 पावर फैक्टर है तो सीधी सी बात है भाई ये रिएक्टिव पावर भी तो ले रहा होगा ना कुछ, समझ गए। यूनिटी पावर फैक्टर दिया होता तो हम लोग मानते कि भाई पूरा एक्टिव पावर ही ले रहा होगा सप्लाई से, लेकिन 0.8
पावर फैक्टर इसका मतलब क्या, क्वेश्चन में कुछ ये रिएक्टिव पावर भी ले रहा है। तो हम लोग को पता है भाई एक्टिव पावर का फॉर्मूला VI cos phi, पावर मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 20 VI, रहने देते हैं, cos phi मेरे को यहाँ पे दिया हुआ 0.8, तो यहाँ से VI मतलब क्या, अपरेंट पावर भाई, तो VI मेरा निकल जाएगा, VI कितना आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.8। ओके, ये ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से लगाते हैं भाई, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 है ना, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ओके, VI मतलब एपरेंट पावर, यहाँ पे S कर देता हूँ, एपरेंट पावर आ गया 25 वोल्ट, इसका वोल्ट एम्पियर में। अब हम लोग को रिएक्टिव पावर चाहिए, तो पावर, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है भाई, Q इक्वल टू VI इंटू साइन फाई होता है। तो VI का तो वैल्यू मेरे को पता ऑलरेडी, 25 लिख देता हूँ। अब मेरे को चाहिए साइन लिख देता हूँ, वैसे वैसे फाई का वैल्यू चाहिए, तो cos फाई तो मेरे को पता है ऑलरेडी, cos फाई मेरे को पता है 0.8, तो भाई यहाँ से फाई निकल जाएगा, फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.8, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 36.86 आता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देते हैं फाई का वैल्यू 36.86, इसको कैल्शियम में डाल के निकाल लेते हैं वैल्यू कितना आता है, यही आपका रिएक्टिव पावर होगा। ये आ जाएगा भाई 14.999, यानी ओवरऑल 15 VAR इसका यूनिट होता है, ठीक है। इसका B फॉर बॉल हो जाएगा भाई आंसर। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ईच ऑफ, क्वेश्चन पहले ध्यान समझिएगा, ईच ऑफ 2 इलेक्ट्रिक हीटर, हम लोग के पास भाई 2 इलेक्ट्रिक हीटर हैं, यानी बिजली से चलने वाले हीटर हैं। ओके, बिजली से चलने वाले 2 हीटर हैं हम लोग के पास। आगे बोलता है ईच ऑफ देम हैज 4 हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, यानी दोनों हीटर के पास भाई 4 हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, यानी एक के पास 4 हीटिंग एलिमेंट और दूसरे के पास भी 4 हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। और हर एक हीटिंग एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है ये 50 ओम दिया हुआ है। आगे बोलता है इन द फर्स्ट हीटर, जो पहला हीटर है इसमें जो चारों हीटिंग एलिमेंट है, हर एक हीटिंग एलिमेंट का 50-50 ओम का रेजिस्टेंस है ना, ये आपस में कनेक्टेड है भाई, सीरीज में, ये सीरीज में कनेक्टेड है। और जो दूसरा हीटर है इसके पास भी अपना 4 हीटिंग एलिमेंट है 50-50 ओम का, तो भाई इनके जो चारों हीटिंग एलिमेंट है ये आपस में कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में। फर्स्ट वाला जो हीटर है उसमें हीटिंग एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड है, सेकंड वाले में पैरेलल में कनेक्टेड है। आगे बोलता है व्हेन सप्लाई वोल्टेज ऑफ ईच हीटर इज 400 वोल्ट, यानी दोनों हीटर में क्या कर रहे हैं 400 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, तो बोल रहे द रेट ऑफ हीट इन कैलोरी पर सेकेंड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड हीटर रिस्पेक्टिवली, यानी आपको बताना भाई कि 400 वोल्ट से जब हम उसको ऑपरेट करेंगे तो भाई ये कितना हीट एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी, ठीक है, इसमें आपको बताना कितना हीट एक तरीके से जनरेट करेगा। तो इसके लिए भाई सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। ओके, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन भाई यहाँ पे किया हुआ ऑलरेडी। फर्स्ट हीटर, ठीक है, लिखा है ना, फर्स्ट हीटर, जो इनका जो हीटिंग एलिमेंट है भाई जो सीरीज में लगे हुए थे 50-50 ओम के, तो ये पहला हीटिंग एलिमेंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और आपस में सीरीज में कनेक्टेड थे और इनको हम लोगों ने 400 वोल्ट से सप्लाई दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 400 वोल्ट लिखा हुआ है आपका। तो भाई 50 ओम 50 ओम 50 ओम और ये भी 50 ओम, तो भाई आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 50 प्लस है ना, सीरीज में सब जुड़ जाएंगे, यानी 200 ओम हो जाएगा। अब भाई करंट निकाल लेते हैं, करंट कितना फ्लो होगा इसके अंदर, I इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज मेरा 400 और रेजिस्टेंस मेरा 200, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर करंट फ्लो रहा है। अब पावर देखते हैं भाई, पावर कितना खींच रहा है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज इंटू करंट कर दिया 800 वाट आ गया, ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब समझिए हम लोग को क्योंकि भाई हीट के फॉर्म में बताना ना, हीट क्या है, हीट मेरा एक एनर्जी है भाई, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने निकाला ये तो पावर है ना, ये पावर है भाई, एनर्जी और पावर दोनों अलग चीज है। ये मेरा पावर है 800 वाट, तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं इस पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो भाई हम लोग को पता है जो एनर्जी है भाई, जो एनर्जी होता है, पावर को मेरे को कन्वर्ट करना है एनर्जी में, समझिए ध्यान से। तो एनर्जी इक्वल टू क्या है, पावर इनटू टाइम, सही बात है, पावर इनटू टाइम। तो अब समझिए भाई, समझिए हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लेते हैं मेरा जो हीटर है
ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक तरीके से ऑपरेट होगा, या फिर 1 सेकंड के लिए चलेगा। आप अपने लिए भाई 1 घंटा भी मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप आधा घंटा भी मान के चल सकते हैं। बस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है यार, पावर का मतलब क्या, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। लेकिन भाई कुछ समय तक के लिए इसको चलाएंगे तभी तो एनर्जी कंज्यूम करेगा, समझ में बात को। तो टाइम यहाँ पे एक तरीके से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माना गया है कि लेट अस से द हीटर इज रनिंग फॉर ओनली 1 सेकेंड ड्यूरेशन, ठीक है। 1 सेकेंड ड्यूरेशन के लिए हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर 1 सेकंड के लिए चलाइए या फिर 1 घंटे के लिए चलाइए, फिर कहिए भाई आप सुबह शाम दोपहर रात हर समय चलाइए, पावर तो हमेशा 800 वॉट ही खींचेगा ना, ये समझ में आया। तो एनर्जी इक्वल टू है पावर इनटू टाइम। तो पावर तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिया, यहाँ पे पावर की जगह 800 लिख दिया, 1 सेकंड के लिए ऑपरेट किया, तो भाई टाइम भी यहाँ पे मैं लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एनर्जी इक्वल टू ये हो जाएगा 800 वॉट गुना 1 सेकेंड, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, वॉट इनटू सेकेंड। और वॉट इनटू सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एनर्जी है भाई, ठीक है, एनर्जी है ये। अब आप बोलिएगा पावर भी तो 800 वॉट ही आया था, भाई ये पावर है, ये अलग चीज हो गया, ये एनर्जी अलग चीज हो गया, ठीक है। यूनिट देखिए वॉट है, ये वॉट सेकेंड है, समझ में आया। तो इसको हम लोग वॉट सेकेंड भी बोलेंगे या फिर इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए भाई हम लोग यहाँ पे भाई ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये एक्सपेरिमेंट से आता है भाई, कि 1 कैलोरी मतलब क्या है, हीट का फॉर्म है एनर्जी का, ठीक ना भाई। हीट के एनर्जी को हम लोग कैलोरी में मेजर करते हैं। तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है आपका 4.18 जूल, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके हम लोग निकालते हैं इस चीज को। तो अब देखिए हम लोग के पास भाई ये एनर्जी जो आया, ये जो एनर्जी आया, ये एनर्जी किस में आया बताइए, ये आया जूल में, या फिर कहिए सीधे वॉट सेकंड लिखे अभी जूल लिखे, दोनों एक ही चीज है भाई, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से रिलेशन पता है, क्योंकि भाई इस एनर्जी को, ये जो 800 जूल जो है भाई, इसको मैं कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये रिलेशन है। तो भाई इस रिलेशन को मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 4.18 जूल। इतना अगर जूल में एनर्जी है तो भाई कितने कैलोरी के बराबर है, 1 कैलोरी के बराबर। तो 1 जूल जो होगा कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.18, है ना, यही आएगा ना कैलोरी। साफ तरीके से लिखता हूं, 1 जूल अगर होता क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4.18 जूल। लेकिन भाई मेरे को कितने पे देखना है, इतने पे देखना, 800 जूल है। तो 800 जूल पे कितना होगा, तो ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 1.48 जूल गुना ये हो जाएगा 800 जूल। तो भाई जूल से जूल पहले ख़त्म कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा भाई, ये सब एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, सब छोड़ दीजिए भाई। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 191.38 कैलोरी, ठीक है। तो फर्स्ट हीटर का भाई हम लोगों ने निकाल दिया कि भाई जो भी ये एनर्जी कंज्यूम करेगा कैलोरी के फॉर्म में कितना आएगा, 191.38 कैलोरी, ठीक है। अब हम लोग सेकंड हीटर के ऊपर काम करते हैं भाई। तो सेकंड हीटर में बोला कि भाई इसके जो चारों हीटिंग एलिमेंट है ये आपस में इस बार पैरेलल में लगे हुए हैं, भाई, और सारे के सारे 50-50 ओम के हैं। तो भाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, 50/4 कर देते हैं। तो यही आपका किया हुआ यहाँ पे 50/4 आर इक्विवेलेंट आ जाएगा ओवरऑल, है ना। तो भाई कितना आया, ये मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया। करंट देखते हैं भाई, करंट कितना एक तरीके से आ रहा है, यानी आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या भाई, ये पूरा सर्किट छोटा होकर के एक सीधे एक सीरीज सर्किट बन जाएगा। ये समझ में आया, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है इसका सिंगल का। करंट कितना आएगा, वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट, वोल्टेज मेरा 400, आर इक्विवेलेंट 50/4 आ गया आपका 32 एम्पियर। अब यहाँ पे भाई हम लोग पावर देखते हैं, पावर कितना ले रहा है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज मेरा कितना है यहाँ पे 400 गुना 32 करेंगे 12800 वॉट आ गया। अब इसको भी भाई हम लोग 1 सेकंड के लिए ऑपरेट करेंगे, क्योंकि दोनों में टाइम ड्यूरेशन सेम रखना है हम लोग को, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो भाई एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो भाई आ गया आपका पावर की जगह ये, टाइम की जगह ये, तो भाई ये कितना आ गया अगेन 12800 वॉट सेकंड, एफ को हम लोग बोलेंगे जूल। अब उसी तरीके से कंपेयर कर लीजिए भाई कि 4.18 जूल जो होता है 1 कैलोरी के बराबर होता है, तो 1 जूल इतने के बराबर होगा। तो भाई 12800 जूल जो है कितने, तो ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी यूनिट जूल था, इसका भी यूनिट जूल था, जूल से जूल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कैलोरी था तो आ जाएगा आपका कितना 3062.20 कैलोरी। ओके, तो भाई ये इस तरीके से आपका एक का आया भाई 191 पॉइंट समथिंग था, है ना। तो
इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी वाला भाई, क्योंकि फर्स्ट हीटर का ये आया था और सेकंड हीटर का ये आया था। अब देखिए आपने एग्जाम में सब चीज़ सही बनाया भाई, लेकिन ये देखिए दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन भाई अगर आपने ये चूज़ कर लिया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सेकंड हीटर का आया था, ठीक है, ये सेकंड हीटर का है, ये फर्स्ट हीटर का है। तो आगे पीछे आपको देखना है ध्यान से कि भाई फर्स्ट हीटर का जो है उसका यहाँ पे है और सेकंड हीटर का ये है। तो आई होप कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा और थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रह रहा होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा भाई हम लोग यूनिट ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, हीट एनर्जी में, है ना। तो अभी भाई हम लोग अगर एनर्जी के ऊपर फोकस करें तो भाई हम लोग के पास यहाँ पे तीन तरीके की एनर्जी है। सबसे पहला है मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी को ही हम लोग सिंपल भाषा में वर्क डन कहते हैं भाई। ओके, और वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता होगा ऑलरेडी। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपका एक एंगल लगता है भाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा भाई एक मतलब एक एक्सेप्शन केस हो जाता है यहाँ पे भाई। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं, जैसे मान लेते हैं भाई हम लोग के पास एक बॉक्स रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है बॉक्स का पोजीशन मान लेते हैं पोजीशन ए है। अब इसको पोजीशन बी पे लेकर के आना, तो क्या करेंगे हम लोग को भाई इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ये मेरा फोर्स है, और फोर्स लगने के कारण क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होने के कारण क्या हो रहा है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच जा रहा है। इसका मतलब क्या हो भाई कि आपने इस पे क्या किया है, एक वर्क डन किया हुआ है। लेकिन भाई यहाँ पे आप बोलिए कॉस थीटा क्यों नहीं लगाया आपने, क्योंकि भाई हम लोग देख रहे हैं जो फोर्स का जो भाई डायरेक्शन है ना, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एक तरीके से जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका पूरा का पूरा क्या हो रहा है, बॉक्स मूव हो जा रहा है ना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भाई कॉस थीटा रिप्रेजेंट नहीं किया। लेकिन अगर आप इस फोर्स को भाई अगर आप ऐसे तिरछा लगाते हैं, इस डायरेक्शन में अगर आपका फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे भाई क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा। एक तो भाई इसका हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, ओके, और एक हो जाएगा आपका ये वाला कंपोनेंट। या फिर आप कह सकते हैं भाई ये दोनों कंपोनेंट से ये आपका ऊपर वाला यानी ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया आपका डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट भाई। तो ये दोनों कंपोनेंट से मिलकर के आप कह सकते हैं कि भाई ये मेरा फोर्स बना हुआ होगा, है ना। तो भाई आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स को ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाने के लिए क्या ये वाला फोर्स का कंपोनेंट कोई भी वर्क डन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई ये बॉक्स को नीचे की तरफ धकेल रहा है, समझ गए। तो नीचे की तरफ कोई इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंपोनेंट के कारण वर्क डन जो हो रहा है मतलब जीरो हो रहा है भाई। ओके, लेकिन वही अगर आप इस कंपोनेंट को देखते हैं तो भाई इसी कंपोनेंट के कारण क्या हो रहा है, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे मूव हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस बॉक्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, फिर कहीं जो भी वर्क डन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इसी कंपोनेंट के कारण हो रहा है, समझ में आया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा लगाना पड़ता है, क्योंकि कॉस थीटा भाई सीधे सीधे बताएगा भाई कौन सा कंपोनेंट आपका रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए। तो मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं भाई, वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है ये क्या है, फोर्स जो कि न्यूटन में होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर में होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, या फिर इसी को हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए न्यूटन मीटर, इसी का दूसरा नाम है जूल, समझ में आया बात को। तो ये हो गया भाई मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को पता भाई, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यही है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो भाई अब समझिए हम लोग को पता है पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज इनटू करंट। तो भाई सबसे पहले हम लोग का ये लिख दिया गया है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, ये हो गया मेरा पावर, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का बन जाएगा ये क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने ये वोल्टेज को वोल्ट में लिया हुआ है, वोल्टेज को वोल्ट में लिया हुआ है, और करंट को एम्पियर में लिया हुआ है। तो इसका यूनिट वोल्टेज इनटू करंट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, समझ में आया बात को। यानी सीधी सी बात है यार, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ सीधी है पावर, यानी एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर क्योंकि भाई इसमें प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट है, वो वोल्टेज वोल्ट में है, करंट एम्पियर में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, और टाइम का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वॉट सेकंड, ठीक है, वॉट सेकंड, टाइम जो है मैंने सेकंड में लिया हुआ, पावर का यूनिट वॉट में लिया हुआ है, या फिर कहीं वॉट सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं,
दिमाग में रखना आपको, वॉट सेकंड को ही हम लोग यहाँ पे जूल बोलते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि भाई न्यूटन मीटर, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग जूल बोलते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी का था, और या फिर कहिए वॉट सेकंड, इसको भी हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम लोग का भाई यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या किया हो भाई, टाइम को सेकंड में लिया हुआ था। अब इस बार हम लोग पावर को वॉट में रहने दिया हम लोगों ने। इस बार टाइम को हम लोगों ने क्या किया, सेकंड में ना लेकर आवर में ले लिया भाई। तो आवर मतलब क्या, मतलब 1 वाट आवर मतलब 1 वाट इंटू 1 आवर, ठीक है। तो वाट को वैसे रहने दिया, 1 आवर में कितना सेकंड होता है भाई, 3600 सेकंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3600 वाट सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वही अगर आपको किलो वाट में, तो एक ही यूनिट को भाई बड़े बड़े यूनिट में एक तरीके से कन्वर्ट कर रहा। तो जैसे आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि 1 किलोवाट आवर का भाई कितने वाट सेकंड के बराबर या फिर कितने जूल के बराबर होता है। तो भाई देखिए 1 है, 1 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, किलो है, किलोवाट रहने दिया है ना, 1 किलोवाट आवर कितना हुआ, 1 आवर, ठीक है। तो भाई 1 आवर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3600 सेकंड, मतलब आवर को मैंने सेकंड में चेंज कर दिया, और ये किलोवाट था तो इसको हम लोगों ने वाट में चेंज कर दिया, यानी कितना हो जाएगा 3600 गुना 1000, कितना हो जाएगा 3600 गुना 1000। ये किस में आ गया, ये यूनिट हो गया वाट और ये हो गया सेकंड, वाट सेकंड। तो भाई इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 36 गुना 1 2 3 4 5, यानी 10 का पावर 5 वाट सेकंड। और इसी वाट सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, समझ में आया। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा गया भाई। तो अभी तक आपने मैकेनिकल एनर्जी समझा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझा, अब हम लोग हीट एनर्जी पे आते हैं। तो भाई हीट में देखिए, हीट में क्या होता है, भाई देखिए सबसे पहले जो भी हम लोग का हीट एनर्जी है इसको हम लोग मेजर करते हैं कि इसमें कैलोरी में लिखा है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम, मतलब क्या, एक ड्रॉप भाई पानी का, ठीक है ना। एक ड्रॉप जो है पानी का, अगर उसको आपको भाई जैसे मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे है पानी का बूंद, मान लें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है, इसको अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाना चाहते हैं, तो जो भी आप हीट एनर्जी दे रहे हैं भाई इसको गर्म करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं कैलोरी, ठीक है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू, सीधी सी बात है, लिख दिया यहाँ पे ना, 1 कैलोरी इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ पानी को अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना चाहते हैं वो, ओके। और ये एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे ये सब पावर सिस्टम में पढ़ाई गई भाई, बस इसको समझिए। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आता है, देखिए 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आया बात को। तब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कन्वर्जन समझते हैं भाई। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जाना है, फिर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में आना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि मैकेनिकल मेरे को पता है भाई ये क्या होता है, न्यूटन मीटर, या फिर कहीं इसी को हम लोग जूल बोल रहे थे, है ना, और ये वाट सेकंड होता है। तो वही 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो 1 किलोवाट को 1000 लिख सकते हैं, मतलब वही है इतने वाट के बराबर, वाट सेकंड या फिर जूल के बराबर होता है ना। तो भाई अब समझिए ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। किलोवाट आवर मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके। और ये क्या हो गया, जूल मतलब क्या, ये मेरा मैकेनिकल एनर्जी हो गया, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, वाट सेकंड भी कह सकते हैं, समझ में आया। तो भाई ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इधर मेरा जूल में है, तो जूल को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, फिर वाट सेकंड बोल, न्यूटन मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब है हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई हम लोग को पता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यहाँ पे लिखा है ना बाय एक्सपेरिमेंट, कि भाई 1 कैलोरी जो होता है इतने जूल के बराबर होता है, ठीक है। आगे आते हैं भाई थोड़ा, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग को पता है भाई 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना, 36 गुना 10 का पावर 5 जूल, है ना। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा भाई कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। तो इसको मैं फ्लिप करके लिखूंगी 4.18 जूल 1 कैलोरी के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखिए भाई, क्योंकि 1 किलोवाट आवर जो है इतने जूल के बराबर है, तो हम लोग लिखते हैं कि भाई 4.18 जूल 1 कैलोरी के बराबर। कैलोरी इधर क्या है, हीट एनर्जी है। तो भाई 1 जूल कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.18 जूल, और ये 1 ऊपर में कैलोरी था वैसे। तो भाई मेरे पास कितना है, 1 किलोवाट आवर है, 1 किलोवाट आवर को इतना जूल में हम लोग लिख सकते हैं, तो इतना यानी 36 गुना 10 का पावर 5 जूल कितने के बराबर होगा, कितने कैलोरी के बराबर, क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 4.18
ऊपर में कैलोरी था, ये नीचे में जूल था, गुना ये आ जाएगा 36 गुना 10 का पावर 5 जूल। तो जूल से जूल खत्म हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा भाई आपका, देखिए ना ये क्या है ना 36 गुना 10 का पावर 5 डिवाइडेड इतना, ठीक है, कितना आ गया आपका इतना, ठीक है 860 गुना 1000, इसको हम लोग किलो लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं ना भाई, तो 860 के कैलोरी यानी किलो कैलोरी इतने के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 किलोवाट आवर को अगर आपको बोलेगा हीट एनर्जी में बताइए कितना कैलोरी के बराबर होता है, तो 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो इसलिए लिखा है हीट एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये सब आपको पता होना चाहिए भाई, काफ़ी बेसिक चीज़ है। तो आज का सेशन इतना ही है, बाकी फिर हम लोग कल नए क्वेश्चन के साथ आएंगे और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा।